अब हम तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चल रहे विवाद को डिकोड करेंगे। आज दलाई लामा ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, नए दलाई लामा के चुनाव में चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और दूसरा, दलाई लामा की संस्था ही उनके उत्तराधिकारी का चयन करेगी और यह संस्था हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद है, यानी नया दलाई लामा भारत में रहते हुए ही चुना जाएगा। बौद्ध धर्म गुरु और 14वें दलाई लामा 6 जुलाई को 90 वर्ष के हो जाएंगे। पिछले कई वर्षों से उनके उत्तराधिकारी यानी 15वें दलाई लामा को चुनने की बातें चल रही हैं, जिसे दलाई लामा का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। आज दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी का चुनाव भी तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपराओं के अनुसार होगा, और यह पहला मौका है जब दलाई लामा ने खुद अपने उत्तराधिकारी को चुनने की परंपरा को लेकर एक साफ स्पष्ट बयान दिया है, जो चीन को बहुत बुरा लगेगा। तिब्बत और वहां मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके उत्तराधिकारी के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी, और अगर चीन ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलाई लामा के इस बयान पर चीन के विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। चीन के मुताबिक दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया में चीन के धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं के साथ कानूनों और नियमों का भी पालन करना होगा। 주로 니도 주미 니사와 너가베 제 니지 러 기워 겨울 규시스 依法保护活佛转世这一传承方式。达赖喇嘛的转世必须坚持国内寻访、经评撤迁、中央政府批准的原则。 14वें दलाई लामा का पूरा नाम है दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो। दलाई लामा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का सागर, और तिब्बत के लोग इन्हें अपना संरक्षक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा के निधन के बाद उनका पुनर्जन्म होता है और वो फिर से एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, जिसकी खोज तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु करते हैं, और इस प्रक्रिया के बाद उस बच्चे को ही अगला दलाई लामा चुन लिया जाता है। अब चीन ने कहा है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म का चयन एक लॉटरी सिस्टम की मदद से होना चाहिए, यानी वो इसमें अपना दखल चाहता है। हालांकि दलाई लामा ने यह बता दिया है कि उनकी संस्था के अलावा किसी और को उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। दलाई लामा पहले यह बयान दे चुके हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके उत्तराधिकारी का जन्म चीन से बाहर हो चुका हो। इस समय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक धार्मिक सम्मेलन चल रहा है। वहां पर दुनिया भर से तिब्बती बौद्ध परंपरा के लामाओं के साथ साथ तिब्बत की संसद के सदस्य और दुनिया भर से तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए आए हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दलाई लामा के भक्त हैं। पश्चिमी देशों से भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं, और इनके बीच दलाई लामा के इस बयान का मतलब यह है कि अब वो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में चीन की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलाई लामा की इस घोषणा से उन सभी अफवाहों और चर्चाओं पर रोक लग गई है जिसमें दावा किया गया था कि मौजूदा दलाई लामा के निधन के बाद चीन की सरकार खुद अपनी मर्जी से उनके उत्तराधिकारी को चुनेगी, यानी 15वें दलाई लामा की नियुक्ति चीन करेगा। नए दलाई लामा के चयन में चीन दखल देने की कोशिश क्यों कर रहा है, आज आपको यह भी समझना होगा। अब हम 1950 के दशक की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को आपको दिखाने वाले हैं। अक्टूबर 1950 में चीन की सेना ने तिब्बत पर हमला किया और 1951 तक तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। तिब्बत की जनता ने इसके खिलाफ बगावत की और तब चीन की सेना ने बेरहमी से
उस संघर्ष को कुचल दिया। चीन के सैनिकों ने तिब्बत के बौद्ध मठों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया, जला दिया, तोड़फोड़ की। और इन मठों के बौद्ध भिक्षुओं ने चीन के कब्जे का तब काफी विरोध किया और तब इन भिक्षुओं को भी आत्मसमर्पण करने के लिए वहां की सेना ने मजबूर कर दिया। इस कब्जे के बाद तिब्बत की राजधानी लासा में चीन का झंडा फहराया गया और वर्ष 1959 में तिब्बत के लोगों ने एक बार फिर से एकजुट होकर चीन का मुकाबला किया, चीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन इस विद्रोह को भी चीन की सेना ने निर्ममता से दबा दिया और कुचल दिया। आज हम आपको बहुत दुर्लभ तस्वीरें उस जमाने की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको आमतौर पर देखने के लिए मिलेंगी नहीं, लेकिन ये उस जमाने की तस्वीरें हैं। सोचिए कि चीन की सेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी लोगों को आज़ाद करने वाली सेना कहते हैं, उसने ही तिब्बत पर कब्जा कर लिया। दुनिया के बड़े बड़े देश कुछ नहीं कर पाए, चुपचाप देखते रहे। और मार्च 1959 तक लासा में यह अफवाह फैल चुकी थी कि 14वें दलाई लामा की जिंदगी अब खतरे में है और चीन की सेना उन्हें कभी भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तब दलाई लामा ने एक सैनिक जैसा वेश बनाकर अपने सलाहकारों और बॉडीगार्ड्स के साथ लासा छोड़ दिया और उन्होंने जानलेवा खतरा उठाकर पैदल ही हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते करते वो चीन के सैनिकों से बचते बचते रात भर यात्राएं करते थे, रात भर चलते रहते थे। और कुछ समय के बाद दलाई लामा सही सलामत भारत के अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए और उन्होंने भारत में आकर शरण ले ली। और जब तक उनके सुरक्षित भारत पहुंचने की खबरें नहीं आईं, तब तक यही माना जा रहा था कि शायद चीन में उनकी हत्या कर दी गई है। उस समय अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम ने दलाई लामा की इस कहानी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। ये उस जमाने की टाइम मैगजीन का कवर पेज हम दिखा रहे हैं। अप्रैल 1959 में प्रकाशित इस आर्टिकल का शीर्षक था द एस्केप दैट रॉक्ड द रेड्स, यानी वो पलायन, यानी जिसने चीन को हिला कर रख दिया। टाइम मैगजीन के मुताबिक तब ऐसी अफवाहें फैली कि बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थनाओं की वजह से धुंध और बादलों ने दलाई लामा को चीन की सेना की निगरानी से बचा लिया। उस समय भारत की सरकार ने उन्हें और तिब्बत के बाकी लोगों को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण दी और इस समय भी धर्मशाला से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार चल रही है और आज भी दलाई लामा यहीं पर रहते हैं। इसलिए बड़ी बात यह है कि दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में है, यहीं से उनकी संस्था ऑपरेट करती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 जुलाई को उनका जन्मदिन है और उससे पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि चीन का दखल नहीं होगा अगले दलाई लामा को चुनने में, और दूसरा उनकी संस्था ही तय करेगी और ये सब कुछ वो करेंगे भारत की भूमि पर रहते हुए। इसलिए चीन के लिए बहुत बड़ा संदेश है और चीन जो है इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा।